और सुर्खियों के बाद बात करते हैं मरुधरा के महासंग्राम की, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में आज जयपुर में चुनाव मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप में जयपुर शहर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, अलवर समेत 13 लोकसभा सीटों के नेताओं को शामिल किया गया था और उन्हें जीत का मंत्र दिया गया। वर्कशॉप में सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। जयपुर में किस तरह से हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए और किस तरह से एकजुटता के साथ हम इलेक्शन को तरीके से फाइट कर सकें, इसके लिए तो बैठकें चलती रहती हैं। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हमने रूटीन वे में स्थापित किया है। माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो पोलिंग बूथ का, उसके मद्देनजर ये वर्कशॉप हो रही है। हम जो हमारे पोलिंग बूथ संभालने वाले लोग हैं, एक सिस्टम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक योजनागत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी वोटर ऐसा नहीं रह जाए जो हमको वोट डालना चाहता हो और वो हम उसको वोट नहीं डलवा पाए। और हमारा जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से पोलिंग बूथ को संभालेगा, इस सब की जानकारी हम यहाँ पे वर्कशॉप में दी जा रही है। कांग्रेस ने न सिर्फ अभी 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, बल्कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर बीजेपी से बढ़त ले ली है, जिसमें गरीबी पर 72,000 सालाने के वार समेत कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जयपुर के लोगों की क्या राय है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है आम लोगों का। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें गरीबों को 72,000 रुपए सालाना के साथ साथ युवाओं और किसानों के लिए भी कई घोषणाएं हैं। क्या ये घोषणाएं कांग्रेस को सत्ता में वापस ला पाएंगी, इसके लिए बात करते हैं जनता से, जानते हैं कि इनका क्या मानना है। सर, ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है खासतौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, क्या ये कांग्रेस को वोट दिला पाएगा और वापस से सत्ता में ला पाएगा? बिल्कुल ऐसा है कि इस तरह का जो घोषणा पत्र है हर 5 साल में घोषित होता है, हर सरकार हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, वो कुछ अलग। अल्टीमेटली जो 3-4 समस्याएं ये हमारे देश की समस्याएं हैं। तो सवाल तो ये है ना कि घोषणा पत्र जारी हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद में उसका क्रियान्वयन कितना होगा, क्रियान्वयन के बाद में उसका मॉनिटरिंग कितना होगा, वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मैं तो वोट दूंगी कांग्रेस को कि कांग्रेस ने आज तक काफ़ी कुछ किया है। आज तक देखी जाए तो कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है और मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगी। डेफिनेटली ये जो घोषणा पत्र आज जारी किया है कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया किया है। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि जो आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, उससे पहले भी जब राज्य के चुनाव हुए थे और किसानों को कर्ज माफ़ी की बात की थी तो कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफ़ी की थी, तो उससे ये 100% लगता है कि जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। घोषणा पत्र तो हर इलेक्शन से पहले घोषणाएं करते हैं, बाकी वोट हम सिर्फ मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कारण है कि हम पैसों को देख के वोट नहीं देते, विकास को देख के वोट देते हैं और पब्लिक भी सब समझ चुकी है कि विकास चाहिए। पैसे तो 72,000 रुपये 1 मिनट में दे भी देगा तो खर्च हो जाएंगे। क्या कांग्रेस विकास नहीं करेगी? विकास कभी हुआ नहीं जो मोदी के राज में विकास हुआ, जो आज तक कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ। ये सब घोषणा पत्र झूठा है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी अभी राजनीति में कच्चा खिलाड़ी है, नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया लोकप्रिय नेता है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों का कहना है कि देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए नरेंद्र मोदी के जैसा व्यक्तित्व। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और उदयपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। कटारिया ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए दावा किया है कि जनता कांग्रेस के इस बहकावे में नहीं आने वाली है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, राजस्थान में चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा? देखो, ये झूठ का पुलंदा है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में जो बातें इन्होंने बोली थी जमीन पर आज भी नहीं उतर पाई, वैसा का वैसा ही। और फिर से बहुत ही दुर्भाग्यशाली जो चीज़ है वो निकल कर के आई है कि राष्ट्रद्रोहियों के बारे में भी ऐसा पोछा कानून बना करके एक तरह से देशद्रोहियों को इस देश में पनाह देने के लिए उनका षड्यंत्र है।
हमारी ज़िंदगी की पहली लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस राष्ट्र विरोधी बातों से किया था। अब कांग्रेस उस दिशा में जा रही है जिससे ये देश कमज़ोर होगा। और जब उनका अध्यक्ष मुस्लिम बहुल सीट पे जाकर चुनाव लड़ने के लिए तो देश को ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की योजना पर लग गई है, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। देश की जनता को कांग्रेस की मनोवृत्ति को समझ करके उसको ठीक कर देना चाहिए। युवा इस बार रोजगार के नाम पर वोट डालना चाहता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है, क्या उनको डाइवर्ट कर पाएगा? देखो, मैं सोचता हूँ कि मुद्रा कोष ने इस देश के नौजवानों को जो आर्थिक मदद देकर पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया, वो कोई सामान्य घटना नहीं। एक 10% का आरक्षण देकर के उन बच्चों को भी नौकरियों में प्रभुत्व देने का जो पहली बार इस हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ, वो बीजेपी ने किया है। और स्किल इंडिया के तहत जो यूनिवर्सिटियों की स्थापना होकर के लड़के अपने आप अपने रोजगार पर जा रहे हैं, ये केवल कपोल कल्पित बातें हैं। न तो कांग्रेस राज आज में आ सकती है, न कल आ सकती है, न परसों आ सकती है। मेरे इन शब्दों को 23 तारीख को आप वापस वैसे के वैसे सुना देना। मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस गलत रास्ते पर जा रही है, जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी के हल्ला बोल की। कटारिया पहले ही बोल चुके हैं, जिसके जरिए बीजेपी कांग्रेस पर देश तोड़ने और जुमलेबाजी का आरोप लगा रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने जिस घोषणा पत्र को बड़े ही तामझाम के साथ लॉन्च किया था, बीजेपी अब उसी घोषणा पत्र को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाने में जुट गई है। अजमेर नॉर्थ से वासुदेव देवनानी कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र देश तोड़ने वाला है और इसमें जुमलेबाजी से अलहदा कुछ खास नहीं है। घोषणा पत्र देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश की सुरक्षा से निश्चित रूप से मजाक करने वाला घोषणा पत्र है और उसके साथ जुमलेबाजी और घपलेबाजी और चकमेबाजी का प्रतीक है। दो टुकड़ों में यदि उस घोषणा पत्र को कहूँ, जिस पे उन्होंने किसी तरह का आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, देश के सुरक्षा के लिए जो FSA कानून बना हुआ है, उसको डाइल्यूट करने का जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। वासुदेव देवनानी के साथ साथ प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और घोषणा पत्र को हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार किए जा रहे हैं। आप जो ये जन घोषणा पत्र में लेके आए हैं, देश विरोधी कानून को समाप्त करेंगे, इसका मतलब है आप इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहेंगे, इस देश को बंटना चाहेंगे। आपने जातिवाद के नाम पर पहले बांटा है, आपने गरीबी और अमीरी के नाम पे पहले बांटा है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की जो खाई आपने बढ़ाई है वो कांग्रेस नहीं बढ़ाई है। पिछले 4 पीढ़ियों से, बेशर्मी की भी हद है, 4 पीढ़ियों से कहते आए हैं कि हम गरीबी हटाएंगे और अब गरीबी मिटाने के नाम पर योजना लेके आ रहे हैं। ये सियासत है और यहाँ ऐसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है। देखना ये है कि 2019 के महाभारत में इससे फायदा किसका होता है। दीपक दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। और चूरू में बीजेपी ने राहुल कसवा की बड़ी जीत का दावा किया है। पार्टी नेता और रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का दावा है कि राहुल कसवा को लेकर पार्टी में कहीं भी मनमुटाव नहीं है और सभी नेता मिलकर राहुल कसवा को एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजेंगे। महर्षि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं भी जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिला तो उसने मजबूरी में रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्र में जीतती आई है और राहुल कसवा युवा हैं, नौजवान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करने का 5 साल का पिछला अनुभव भी है। हमारे यहाँ एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको किसी भी तरह से किसी तरह की कोई डिफीट देने के लिए कांग्रेस के पास में लंबे समय तक कोई कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया। आखिर में कांग्रेस कैंडिडेट मिला। मैं नहीं मानता कि वो किसी तरह से कोई टक्कर देने की स्थिति में भी। क्या स्वयंसेवी संगठन के रूप में मशहूर स्काउट गाइड का कोई सियासी कनेक्शन है?
कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए स्काउट गाइड को आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित बताकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। स्काउट गाइड पर सियासी महाभारत, आरोप के साथ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। सेवादारों के जो कलेक्टर जो सहयोगियों के रूप में काम लेते हैं स्काउट गाइड को, उसको नहीं लिया जाए, खासकर बांसवाड़ा और जहाँ जहाँ आरएसएस के नेटवर्क को चेक किया जाए कि इनके बीच आड़ में आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को भेज के पूरे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं कर रही है। सार्वजनिक समारोहों से लेकर चुनाव तक वॉलंटियर के तौर पर सेवाएं देते रहे स्काउट गाइड को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है। कांग्रेस का आरोप है कि स्काउट गाइड की आड़ में आरएसएस कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में स्काउट के तौर पर जुड़े लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा के अंदर ये देखा गया कि जो स्काउट का जो हेड है वो आरएसएस कार्यकर्ता है और उसने स्काउट गाइड हेल्पलाइन के सेवा देने के मामले में चुनाव आयोग को आरएसएस कार्यकर्ताओं को उसमें भेजा और उन्होंने पूरे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। दीपक मेहता जो है वो भी 3 दिन पहले ही जयपुर के अंदर अरुण चतुर्वेदी जी से भी सम्मानित होकर गए हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, वो भी हमने चुनाव आयोग को भेजा है। विवाद की शुरुआत बांसवाड़ा से हुई, जहां कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए पोलिंग बूथ पर स्काउट गाइड की सेवाएं लेने का फैसला किया तो कांग्रेस इससे नाराज हो गई। पार्टी का दावा है कि बांसवाड़ा के स्काउट चीफ आरएसएस कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण चतुर्वेदी स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के इस दावे को गलत बताते हैं। एक स्काउट गाइड संस्था अपने आप में है। आज चाहे बाढ़ का विषय हो, पानी कहीं तूफान का विषय आता हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन के विषय होते हों, सब जगह स्काउट गाइड अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से लोगों को कैसे सुविधा पहुंचे इसको सुनिश्चित करें। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में स्काउट गाइड्स ने जो काम किया और विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए और वृद्ध लोगों को जो उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई, इसके कारण से बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंटेज बना और वो सुविधा के साथ अपने मतों का इस्तेमाल कर पाए। ये निश्चित रूप से उन सब स्काउट गाइड्स की सेवा का परिणाम था। रंजन आर्य जो उनके पास है उससे स्वयं से ही पूछ लो स्काउट गाइड क्या होता है। उसने सारी जिंदगी बाबड़ी इसी संगठन में निकाली है। ये तो अभी आए हम लोग तो, लेकिन उसके पहले वो पूरी जिंदगी उसमें काम कर चुका है। हालांकि इससे जुड़ा एक पहलू ये भी है कि सीएम अशोक गहलोत भी कभी भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन स्काउट गाइड पर राजनीतिक आरोप पहली बार लगे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस की इस शिकायत पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, लेकिन अपनी सेवा के लिए मशहूर स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर सियासी लोगों की नियुक्ति से सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं 2 खिलाड़ियों के बीच की टक्कर। जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस की कृष्णा पुनिया। राठौर शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं तो पुनिया डिस्कस थ्रो की। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसमें है कितना दम, देखिए रिपोर्ट। मरुधरा के महासमर में सियासत के कई दिग्गज खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट पर, क्योंकि यहां दोनों बड़ी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने उनके सामने कृष्णा पूनिया को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट की सियासी बात करेंगे, लेकिन पहले राठौर और पूनिया के बारे में आपको बता दें। राज्यवर्धन सिंह राठौर डबल ट्रैप शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, तो कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हैं।
राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता तो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में पूनिया को गोल्ड मेडल मिला। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता तो पूनिया ने 2006 के दोहा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राठौड़ ने 2004 और 2006 के वर्ल्ड शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया तो 2012 के लंदन ओलंपिक में पूनिया को छठे नंबर पर संतोष करना पड़ा। राठौड़ 2014 में जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद बने, फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में सादुलपुर सीट से कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। आपको बता दें कि राठौड़ और पूनिया दोनों का सियासी आगाज 2013 में हुआ। हालांकि दोनों की पार्टी अलग रही। बीजेपी के टिकट पर राठौड़ 2014 में सांसद बन गए, लेकिन पूनिया 2013 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गई थी। हालांकि 2019 के महासमर में दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो इंतजार में थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे तो हमने कहा कि आइए राहुल गांधी जी आइए। कोई बात नहीं, वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हम दोनों खिलाड़ी रहे हैं और देश के लिए हमने पदक जीते हैं, लेकिन मेरे खेल में और उनके खेल में फर्क है। वो एक कमरे तक सीमित एसी में खेलते थे और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ और मैदान में पसीना मैंने गर्मी सर्दी में बहाया है। राठौड़ को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही जगह दे दी थी, लेकिन राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया की चुनौती पेश करना कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, किसान परिवार से आना, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता वो जो है जयपुर ग्रामीण की मुझे जरूर समझेगी और हम इस सीट को उनके सहयोग से जयपुर ग्रामीण की जनता के आशीर्वाद से जीत कर लिया। न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक महिला उम्मीदवार के तौर पर भी जयपुर ग्रामीण सीट पर पूनिया को मैदान में उतारना कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात पहले ही कह चुके हैं। कृष्णा पूनिया खुद को किसान की बेटी बताकर आम लोगों, खासकर किसानों के दर्द को समझने का दावा भी करती है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो सबसे बड़ी सोच है, गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ना और गरीबी से ऊपर जनता को निकालना, फिर विकासशील काफ़ी हमारे मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, हर उस मुद्दे पर हम लड़ेंगे। किसानों के मुद्दा हमारे लिए अहम रहेगा क्योंकि किसान पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जहाँ बड़ी आबादी गाँव में रहती है, वहाँ पूनिया बीजेपी के मौजूदा सांसद के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। फिर जयपुर ग्रामीण का जातीय समीकरण भी पूनिया को मदद पहुंचा सकता है। इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या करीब 23% है। पूनिया खुद जाट समाज से आती है, लेकिन कम वक्त में ही जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र और राजस्थान की राजनीति में जगह बनाई है, उसके हिसाब से उनकी दावेदारी अभी भी दमदार है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनाव में भारी मत से जीते राज्यवर्धन राठौड़ की राह 2014 के चुनाव की तरह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चित्तौड़गढ़ में सियासी जंग चरम पर पहुंच गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से वादे और दावे कर रही है। वहीं पब्लिक ने भी अपना एजेंडा सेट कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में चरम पर सियासी जंग, दोनों दलों का दावे वादे का दम। पब्लिक ने भी सेट किया अपना एजेंडा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चित्तौड़गढ़ में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिशन 25 को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं पब्लिक ने भी अपना एजेंडा साफ कर लिया है। चुनाव से पहले चित्तौड़गढ़ की जनता ने साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी उनके स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देगी और देश की तरक्की और सुरक्षा का पक्का भरोसा दिलाएगी, वोट तो उसी को जाएगा। लोकल की जो समस्या है, मेडिकल है, चिकित्सा है, हमारा पर्यटन में हमारा विकास है, विभिन्न मुद्दे जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस पे हर व्यक्ति को
जो आम मतदाता है उसको अपेक्षा है। यही चाहते हैं कि ऐसे समर्पित प्रत्याशी चुन के आए जो देश की सेवा में लगे रहें और परहित सेवा को मुख्य बात मानकर पर पीड़ा को हृदय हार दें, उनकी पीड़ा को दुख करें। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो यहाँ हमारे क्षेत्र का समग्र विकास करे। समग्र विकास में सारी चीज़ें आ जाती है, जो हर आदमी की जो रोजमर्रा की ज़रूरत में जो चीज़ें हमें शामिल होती है। एक महिला होने के नाते एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में कम से कम 33%, 35% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश को महिलाएं आगे बढ़ा सके और वहाँ जाके वो अपना प्रभुत्व भी बता सके कि हम भी महिलाएं हैं। आज महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी काफ़ी अहम हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जनता का एजेंडा एकदम सेट है, लिहाजा पब्लिक डिमांड को पूरा करने का दोनों दल भी दावे वादे से दम भर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार जीत उन्हीं की होगी। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का विषय हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे टूरिज्म के लिए हो, चाहे हेरिटेज पे हो, चाहे स्पिरिचुअल के लिए हो, चाहे लोकलिटी के हो, स्थानीयवाद का हो, ये सारे इश्यूज रहेंगे चुनाव में प्रमुख मुद्दे के रूप में। आप आओ ना, आप आओ, बेरोजगारी पे आके हमसे बहस करो, हमसे आप आखिर के रोजगार पे आप बहस करो, हमसे आप आपको चित्तौड़गढ़ के विकास की बात करो। आज इतना बड़ा आपका सैनिक स्कूल है, आपके कोई सैनिक स्कूल के अलावा कोई सैनिकों को भर्ती करने का इस प्रकार की व्यवस्था की क्या? यहाँ के जो स्थानीय तथाकथित बात करते हैं। जो 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बने 12 लाख मतदाताओं वाले चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी के सीपी जोशी ने बाजी मारी थी। अब की बार देखना ये है कि वो ये कारनामा दोहरा पाते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस के गोपाल सिंह ईडवा कोई कमाल कर दिखाते हैं। पीयूष मुंडरा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़।